नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ हर्षि शुक्ला। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा स्पीकर पद को लेकर छिड़े घमासान की। दरअसल विपक्ष ने मैदान में अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। तय यह है कि इस बार सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना जाएगा। हालांकि संख्या बल की बात करें तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर भारी है। वहीं बात होगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड की। सीएम योगी की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 44 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही देखिए, देश की सुरक्षा के मसले पर सेना में रोबोडॉग के खास प्रयोग की। सेना में जल्द ही रोबोडॉग शामिल होंगे। भारतीय सेना रोबोटिक डॉग म्यूल को लेकर सीरियस है। रोबोडॉग को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जा सकता है। जरूरत पर रोबोडॉग दुश्मन पर फायर भी झोंकेंगे। और चलते चलते बात करेंगे राम मंदिर के गर्भगृह में पानी निकासी की समस्या की। तो चलिए देखते हैं देश की ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर छिड़ा घमासान सतह पर आ गया है। विपक्ष ने मैदान में उम्मीदवार उतार दिए हैं। तय हो गया है कि इस बार वो होगा जो आजाद भारत के इतिहास में अब तक नहीं हुआ। सर्वसम्मति से स्पीकर नहीं चुना जाएगा, बल्कि सांसदों के वोट से यह तय होगा कि लोकसभा में स्पीकर सत्ता पक्ष का होगा या फिर विपक्ष का, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के विपक्ष की मांग ठुकराकर बीजेपी ने नई चुनौती मोल ले ली है। इससे विपक्ष ने भी स्पीकर पद के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर पर एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक। आखिर बनते बनते बिगड़ गई बात। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नहीं बनी सहमति। ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस सांसद के सुरेश मैदान में। राहुल बोले, डिप्टी स्पीकर पद मिलता तो समर्थन करते। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थिर नहीं होता। लोकसभा स्पीकर के मामले में ये बात एक बार फिर सच साबित हुई है। दरअसल शुरुआत में ऐसी खबरें थी कि लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए और विपक्ष के बीच सहमति बन गई है और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर पद संभालेंगे। लेकिन संसद पहुंचने पर राहुल गांधी के बयान से स्पीकर पद को लेकर सियासत गर्मा गई। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होगा। एनडीए की ओर से ओम बिरला, जबकि विपक्ष इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भर दिया है। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है। राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो कौन है के सुरेश? के सुरेश कांग्रेस सांसद 8वीं बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। के सुरेश केरल में कांग्रेस के दलित चेहरा। लोकसभा चुनावों में मावेलिक्कारा सीट से चुनाव जीते। पहले भी 4 बार मावेलिक्कारा सीट और 4 बार अदूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहली बार 1989 में लोकसभा के लिए चुने गए। 2009 में उन्हें मनमोहन सरकार में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया। वहीं नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी सरकार का पद मिलना चाहिए।
राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि कॉल नहीं आया। वहीं राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत की है। राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी ने संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया। वैसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। बताया जाता है कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और डीएमके के टीआर बालू राजनाथ से मिले, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद पर जवाब नहीं मिलने के बाद उनके ऑफिस से लौट आए। बताया जाता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी विपक्ष को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और लल्लन सिंह ने कांग्रेस पर शर्तें रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार डिप्टी स्पीकर के चुनाव के समय विपक्ष की मांग पर चर्चा करने को तैयार है। डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर समर्थन है और जब रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे, वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे, सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए, तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। बिरला जीते तो बनेगा रिकॉर्ड। एनडीए की ओर से ओम बिरला दोबारा स्पीकर पद के कैंडिडेट। दोबारा स्पीकर बनने वाले भाजपा के पहले सांसद होंगे। राजस्थान के कोटा से सांसद हैं ओम बिरला। 2019 से 2024 तक स्पीकर रह चुके हैं। बिरला कार्यकाल पूरा करते हैं तो कांग्रेस के बलराम झाकड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। बलराम झाकड़ 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। जीएमसी बाल योगी और पीए संगमा 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने, लेकिन बाल योगी संगमा 5-5 साल के कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश भविष्य की ओर देख रहा है। आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुदरते रहते हैं। बीते 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित आपातकाल का आभास करवाया, उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराना, 95% नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग कर मुख्यमंत्रियों तक को जेल में डालना और चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? मोदी जी सहमति और सहयोग की बात करते हैं, पर उनके एक्शन इसके विपरीत हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राजधानी स्थित लोक भवन में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 44 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें से 43 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद कैबिनेट मीटिंग के फैसलों के बारे में बताया गया है कि 3 शहरों की सीमा में विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। देखिए रिपोर्ट। योगी कैबिनेट के फैसले, 3 शहरों की सीमा में विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर, पर्यटन विभाग के 7 प्रस्तावों पर मुहर, करीब 750 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय का होगा निर्माण, पर्यटन विभाग 90 वर्ष के लिए लीज पर मुफ्त में देगा जमीन, शाकुंभरी देवी मंदिर के विकास के लिए पर्यटन विभाग को ग्राम समाज की मिलेगी जमीन, राही पर्यटक गृह अमेठी, खुर्जा, देवा शरीफ, हर गांव को पीपीपी मोड पर देगी सरकार, शामली, हर गांव, सोरो, पटना पक्षी विहार, एटा को भी पीपीपी मोड पर देगी सरकार, लखनऊ, प्रयागराज, कपिल वस्तु में पीपीपी मोड पर हेलीपोर्ट बनेगा, रमाबाई अंबेडकर मैदान के सामने हेलीपोर्ट बनेगा, पीपीपी मोड पर पर्यटन इकाई के तौर पर विकसित की जाएगी हेरिटेज बिल्डिंग, कोठी रोशन उदौला, बरसाना, शुक्ला तालाब को किया जाएगा विकसित, पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना शुरू करने के प्रस्ताव पर मुहर, यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओएआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आएगी। इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली की जाएगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के मुताबिक परिणाम न आने के बाद से लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम ताबड़तोड़ फैसले लेकर शासन प्रशासन के पेच कसने में जुटे हुए हैं। शासन प्रशासन को जवाबदेह बनाने के प्रयास हो रहे हैं। वहीं मंत्रियों को भी जनता के बीच रहकर योजनाओं की जानकारी देने को कहा गया है। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त को सीएम योगी ने चुनौती के तौर पर लिया है। हालांकि इससे पहले विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में योगी की अग्नि परीक्षा होने वाली है। लिहाजा योगी सरकार कानून व्यवस्था सहित जनहित के मुद्दों पर पूरी तरह सजग हो गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय सेना कुत्तों के आकार को रोबोट MULS यानी बहुउपयोगी पैर वाले उपकरण के पहले बैच को शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिन्हें निगरानी के लिए ऊबड़ खाबड़ जमीन पर हल्के वजन को ले जाने के लिए तैनात किया जाएगा। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्र बताते हैं कि पिछले साल सितंबर में आपातकालीन खरीद के लिए 100 रोबोटिक्स कुत्तों का ऑर्डर दिया गया था। पता चला है कि 25 ऐसे म्यूल्स का प्री डिस्पैच निरीक्षण पूरा हो चुका है। इन्हें जल्द ही सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। अब सेना में रोबो डॉग, सेना में जल्द शामिल होंगे रोबो डॉग। भारतीय सेना रोबो डॉग्स को लेकर सीरियस। रोबोटिक डॉग म्यूल बनेगी आर्मी का हिस्सा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किया जा सकता है तैनात। जरूरत पर दुश्मन पर झोंकेंगे फायर। रोबो डॉग की गोली दुश्मन का काम तमाम। आतंकियों के साथ लड़ाई में अचूक हो सकता है सेना का रोबो डॉग प्रयोग। छोटे हथियारों से लैस होंगे रोबो डॉग। भारतीय सेना में रोबोटिक कुत्ते साहस, वीरता और कौशल दिखाते नजर आने वाले हैं। दरअसल सेना में रोबोटिक कुत्ते शामिल होंगे जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर गोली भी चलाएंगे। आपको बता दें कि ये रोबोटिक डॉग्स रिमोट से कंट्रोल होंगे और इनमें थर्मल कैमरे और अन्य सेंसर लगे होंगे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये रोबोटिक डॉग्स बॉर्डर पर निगरानी करेंगे और छोटे हथियारों से लैस होंगे। आवश्यकता पड़ने पर बिना मानव जीवन को जोखिम में डाले ये रोबो डॉग्स दुश्मन के सीने पर गोली भी चलाएंगे।
कुत्तों की तरह दिखने वाले इन रोबोटिक डॉग्स के पहले बैच को सेना में शामिल करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। खास बात होगी कि ये रोबो डॉग्स ऊबड़-खाबड़ जमीन पर चल सकेंगे और पहाड़ पर भी चढ़ाई कर सकेंगे। इन रोबो डॉग का उपयोग फ्रंटलाइन सैनिकों तक हल्का भार ले जाने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि इन रोबो डॉग्स को छोटे हथियारों से लैस किया जाएगा और ये रिमोट कंट्रोल से होंगे, लिहाजा सेना के जवानों को दुश्मनों को सबक सिखाने में मदद मिलेगी। अगर ये रोबोटिक म्यूल्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इन्हें सेना में और ज्यादा तादाद में शामिल किया जाएगा। सेना का अहम हिस्सा होगी रोबोटिक डॉग म्यूल। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में कंबोडिया के साथ हुई मिलिट्री एक्सरसाइज में मशीन गन के साथ रोबो डॉग का प्रदर्शन किया था। इसके बाद अमेरिकी कांग्रेस ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी और इस बात का आकलन करने की अनुमति दे दी कि ये कुत्ते जैसे दिखने वाले रोबोट युद्ध के मैदान पर क्या प्रभाव डालेंगे। वहीं भारतीय सेना भी रोबो डॉग्स को लेकर काफी सीरियस है। भारतीय सेना भी जल्द ही रोबोटिक डॉग म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट को आर्मी का हिस्सा बना सकती है। इन रोबोटिक डॉग म्यूल को फिलहाल निगरानी और हल्के वजन को ढोने के लिए तैनात किया जाएगा, तो वहीं इन्हें चीनी सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी तैनात किया जा सकता है। रोबो म्यूल डॉग का आकार और प्रकृति। रोबो म्यूल डॉग की 4 टांगे, वजन करीब 51 किलो, लंबाई 27 इंच के करीब। निगरानी के लिए लगे हैं थर्मल कैमरे और सेंसर। करीब 3.25 घंटे तक लगातार चल सकता है रोबो डॉग। 1 घंटे में रिचार्ज होकर करीब 10 घंटे तक कर सकता है काम। 10 किलोमीटर तक की दूरी से कर सकते हैं कंट्रोल। सेना कर चुकी है रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन। आपको बता दें कि कुछ समय पहले राजस्थान के पोखरण में हुए सैन्य अभ्यास में सेना ने रोबोटिक डॉग म्यूल का प्रदर्शन किया था। मई में आगरा की शत्रुजीत ब्रिगेड ने रोबोटिक डॉग म्यूल की खूबियां बताई थी। वहीं जानकारी मिल रही है कि पिछले साल सितंबर में 100 रोबोटिक कुत्तों के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। 25 रोबोटिक डॉग म्यूल का प्री डिस्पैच निरीक्षण पूरा हो चुका है। अब इन्हें जल्द ही सेना में शामिल किए जाने की संभावना है। इसी साल मार्च में सेना ने पोखरण में हुए भारत शक्ति सैन्य युद्धाभ्यास में ऐसे ही एक म्यूल की झलक दिखाई थी, जिसमें ये म्यूल ऊबड़-खाबड़ जमीन में चलने में सक्षम था और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से चढ़ सकता था। इस रोबो म्यूल डॉग की 4 टांगे और वजन करीब 51 किलो और लंबाई 27 इंच के करीब थी। इस प्रदर्शन में दिखाया था कि ये रोबो डॉग 3.15 घंटों तक लगातार चल सकता है। 1 घंटे में रिचार्ज होकर करीब 10 घंटे तक काम भी कर सकता है। आतंकियों के साथ लड़ाई में कारगर होंगे रोबोटिक डॉग्स। आपको बता दें कि भारतीय सेना लंबे समय से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में नई तकनीकों की खोज कर रही है। पिछले साल जम्मू में हुए नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 में भारतीय सेना के लिए खास तौर पर बनाए गए रोबोटिक डॉग की काफी चर्चा हुई थी, जिसे युद्ध और निगरानी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया था। ये म्यूल न केवल बर्फ और पहाड़ों में चल सकता है, बल्कि उन संकरी और अंधेरी जगहों में भी जा सकता है जहां आतंकवादी या दुश्मन छिपे हो सकते हैं। यह आतंकियों के साथ फर्स्ट कांटेक्ट में बेहद काम आ सकता है, जहां ये तो पता है कि यहाँ दुश्मन छिपा बैठा है, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। ऐसे में ये म्यूल अपने 360 डिग्री कैमरों की मदद से उनकी सही लोकेशन का पता लगाकर फायरिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दुश्मन को मार गिरा सकता है। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पिछले साल सितंबर में आपातकालीन खरीद के लिए 100 रोबोटिक्स कुत्तों का ऑर्डर दिया गया था। वहीं इनमें से 25 ऐसे म्यूल्स को सेना को सौंपने से निरीक्षण पूरा हो चुका है। इन्हें जल्द ही सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि चूंकि ये एक आपातकालीन खरीद थी, जिसके तहत 300 करोड़ रुपए तक के ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर ये रोबो डॉग्स अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सेना जल्द ही इनकी बड़ी खरीद के लिए रिक्वेस्ट ऑफर प्रपोजल जारी करेगी। सूत्रों के मुताबिक इन रोबोट डॉग्स में निगरानी के लिए थर्मल कैमरे और अन्य सेंसर लगे हैं।
साथ ही इनमें छोटे हथियार भी लगाए गए हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सीमा पर तैनात जवानों तक छोटे मोटे सामान ले जाने के लिए भी किया जा सकता है। रोबोडॉग्स रहे थे शो स्टॉपर। जानकारी के मुताबिक इसी साल मई में चीन और कंबोडिया के सैन्य अभ्यास में लगभग 2000 सैनिक शामिल हुए थे। गोल्डन ड्रैगन मिलिट्री एक्सरसाइज में 14 युद्धपोत हेलीकॉप्टर और लगभग 70 बख्तरबंद वाहन और टैंक शामिल थे। 15 दिन तक चले इस अभ्यास में लाइव फायर, आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण जैसे अभ्यास शामिल थे। वहीं रोबोडॉग्स इस एक्सरसाइज के शो स्टॉपर थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राम मंदिर के गर्भगृह में पानी निकासी की समस्या और मंदिर की छत से पानी टपकने के मुख्य पुजारी के दावों की खबरें चर्चा का विषय है। बहरहाल सवालों को लेकर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा सामने आए। उन्होंने बताया कि इन सवालों का सच क्या है। दरअसल राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने दावा किया था कि मंदिर के गर्भगृह में पहली बारिश का पानी रिसकर आ रहा है। मंदिर में इकट्ठा हुए पानी की निकासी के भी उपाय नहीं किए गए हैं। मंदिर निर्माण में बहुत सी खामियों की बात भी उन्होंने कही थी। देखें रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर को बने अभी साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इसके रखरखाव को लेकर शिकायत आने लगी है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने सोमवार को कहा था कि पहली बारिश के बाद गर्भगृह की छत से पानी रिस रहा है। हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ समाचार पत्रों में ये बात निकली कि पानी जो है वर्षा ऋतु में लीकेज हुआ, जिस कारण से गर्भगृह में या अन्य स्थानों पर गिरा। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने स्वयं निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद ये स्पष्ट था कि गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। आचार्य सत्येंद्र दास के दावे के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर की छत का मुआयना किया। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन की वजह से पानी लीक हो रहा है। दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आंखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था। क्योंकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके जरिए गया। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर अफसर महीने में 2 बार मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेते हैं। इस दौरान देखा जाता है कि काम सही दिशा में चल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।